नमस्कार बच्चों, हुंड्रू का जलप्रपात इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किसले इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 5वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू का जलप्रपात इस पाठ का ही सेशन क्रमांक 2 है। इसके पहले सेशन में हमने पाठ के शुरुआत के कुछ परिच्छेदों का विश्लेषण किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि लेखक के द्वारा हुंड्रू का जलप्रपात जिस स्थान पर है छोटा नागपुर पे, वहाँ का प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन हमने पढ़ा। आगे भी लेखक के द्वारा इस यात्रा वृत्तांत का विस्तार से हमें अध्ययन करना है। तो चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। हम पाठ के परिच्छेद के द्वारा लेखक के यात्रा वृत्तांत को हम समझेंगे। अब तक हमने छोटा नागपुर के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन पढ़ा। उसमें हमने देखा कि वहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बहुत ही मनमोहक है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए शरीर स्वस्थ और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान वहाँ के प्रकृति वातावरण से मिलता है। नदी, पर्वत, झरना, इसका सुंदर मिलाप वहाँ पर हुआ है। अब आगे लेखक कहते हैं कि झरने जो है वो सतत झरझर कर आंखों को तरी और नमी निर्माण कर रहे हैं तथा कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता को प्रदान करते हैं। अगले परिच्छेद में लेखक कह रहे हैं कि खानों में कोयला और अभ्रक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियां, फल भार से झुके जा रहे हैं पेड़, शोभा संपन्न अवर्णनीय घाटियां, सुषमा की दर्शनीय नदियां, हरी तिमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सबके साथ यह छोटा नागपुर है। अब देखिए यहाँ छोटा नागपुर, इसमें अगर हम देखते तो बहुआयामी वर्णन यहाँ पर लेखक किया है कि एक तरफ छोटा नागपुर की विशेषता है कि वहाँ पर कोयला और अभ्रक के खान है। अब अभ्रक, जिसे हम अभ्रक भी कहते हैं, जो एक बहु उपयोगी खनिज माना जाता है। कोयला और अभ्रक दोनों भी बहु उपयोगी खनिज और नैसर्गिक या प्राकृतिक साधन संपत्ति हम इसे मानते हैं। अभ्रक जो है वह आग्नेय और रूपांतरित कायांतरित चट्टानों के खंडों के रूप में पाया जाता है। इसे बहुत पतली पतली परतों में चिरा जा सकता है तथा वायु तथा धूप आदि से प्रभावित होकर कभी कभी सिलिकेट खनिज के द्वारा भी अभ्रक में उसका रूपांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार छोटा नागपुर की विशेषता है कि कोयला और अभ्रक के खनिज के खान यहाँ पर है। इसी प्रकार बहुत सारे जंगल होने के कारण वहाँ पर तरह तरह की लकड़ियाँ हैं। इसी प्रकार जंगल और उपवन बगीचे होने के कारण जो फूलों पर तरह तरह की तितलियाँ नाचती हुई दिखाई दे रही है और जो वृक्ष है वो फलों से संपन्न है। इस प्रकार वहाँ की जो भी शोभा है, जो भी सुंदरता है, वह बहुत अवर्णनीय है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मनमोहक हरियाली छाए हुए मैदान है और ये सारी चीजें मन पर एक अलग प्रकार से जादू फैला रहे हैं। अब आगे लेखक कह रहे हैं कि एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। अब देखिए यहाँ पर नागपुर, छोटा नागपुर अलग है और नागपुर अलग है। छोटा नागपुर जो है वह वहाँ पर जो भी जमीन है, वहाँ उस पृथ्वी के अंदर से जो भी खनिज निकल रहे हैं, जैसे कि कोयला और अभ्रक। तो यहाँ पर कोयला के बारे में बता रहे कि कोयला कैसा होता है, काला होता है, लेकिन वह प्राकृतिक और नैसर्गिक साधन संपत्ति होने के कारण वहाँ पर विभिन्न रूप में मिलता है और इसी कारण इसकी अन्य देशों में बहुत ही ज़्यादा आयात निर्यात की जाती है और वहाँ के घरों में सोना ला रहा है। अर्थात उनको वहाँ पर कोयले के बदले में
पैसे मिलते हैं, धन मिलते हैं, और इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहे। तो एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन करेगा। अब यहाँ पर चमक दमक अर्थात उसकी प्राकृतिक सुंदरता की हरियाली, नदियाँ, झरने, पहाड़, पर्वत, तो इसके ये सारे वर्णन यहाँ पर लेखक ने किए कि पृथ्वी एक तरफ चमक दमक का प्रदर्शन करे, तो पृथ्वी के कोश में से अर्थात पृथ्वी के अंदर से ये जो खनिजों की जो खान है उसके कारण वहाँ के लोगों अगर कहा जा सके तो उनको वो संपन्न हो रहे खनिजों के कारण। आगे लेखक कहते कि जैसे कि कोयले के द्वारा लोगों के घर में सोना आ रहा है, वैसे ही अभ्रक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रहे हैं। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खरात एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो शालिग्राम जो पत्थर होता है या जो उसका जो आकार होता है वह पूजनीय होता है, मंदिरों में उसकी पूजा की जाती है। तो वो जो शालिग्राम श्वेत रंग के जो शालिग्राम है जिसकी पूजा की जाती है, उसकी निर्मित कैसे हो रही है? तो नदियों से जो बहता हुआ पानी है, झरनों का जो पानी आता है बहकर आगे, तो यहाँ पर निरंतर वो संघर्ष में नदियों का पत्थरों को खरात कर एक नवीन आकार प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा होगा कि नदियों का पानी या झरनों का पानी जब पत्थरों पर पड़ता है तो वह उसका आकार बदल जाता है, तो वह आकार यहाँ पर जो नवीन रूप धारण कर लेते हैं, तो वह श्वेत शालिग्राम बन जाता है और उसकी पूजा की जाती है। पत्थरों के करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। अब देखिए, पत्थर जैसे कि पर्वतों से नदियां बहती हुए जब मैदानों में आती है तो झरना का रूप धारण कर लेती है, और इस प्रकार वो पत्थरों के बीच में से नदियां या झरनों का पानी बहता है। जैसे कि आंखों से पानी बहता है तो करुण रस, जब हमें दुख होता है, आनंद होता है तो आंखों से पानी बहता है, तो वैसे ही पत्थरों के करुणा की धारा बहते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। और जब वो झरना का रूप धारण कर लेते हैं तो लोग आश्चर्यचकित होकर उसके उस रूप को देखते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें हुंड्रू का झरना निराला है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर में बहुत सारे झरने हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर झरना या निराला जो झरना है वो लेखक के अनुसार हुंड्रू का झरना है। मैं जब भी रांची गया हुंड्रू देखने जरूर जाता हूँ। यह झरने है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं है। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अघाता नहीं। देखो, इस प्रकार हुंड्रू के झरने ने लेखक के मन को इतना आकर्षित कर लिया है कि लेखक कहते हैं कि उसका जादू मेरे मन पर से इतना छा गया कि मैं भूलने की भी अगर कोशिश करना चाहूँ तो भी मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंड्रू पहुँचते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने प्रवास करते समय अगर हुंड्रू की तरफ जाना है तो किस प्रकार जाना है कि रांची से पहुंचने के बाद रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर जाना है, और जो 14 मील जाने के बाद वह सड़क मिलती है रांची से, और उसे वहां पर पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है, जो रांची से हुंड्रू 27 मील दूर है। महात्मा गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग। तो अब देखिए, यहाँ पर लेखक का कहना का तात्पर्य है कि हुंड्रू का जो झरना है वह बहुत ही अप्रतिम है, और जिस प्रकार से हुंड्रू का झरना मन को आकर्षित करता है, मन को मोहित करता है, अप्रतिम है, अवर्णनीय है, वैसे ही उसकी तरफ जाने वाला जो मार्ग है जो रांची से होकर जाता है वो मार्ग भी बहुत ही आकर्षक है, मनमोहक है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यहाँ पर यह बात समझाने के लिए लेखक ने महात्मा गांधी के द्वारा एक बात कही गई है, उसका वर्णन किया है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता किसमें है, जिसमें उसकी साधन महान है। तो अब देखिए, अब अगर हुंड्रू का झरना अगर देखना है तो उसकी तरफ उसके पास पहुंचने का जो साधन है वो होता है वो मार्ग, और अगर मार्ग इतना सुंदर है
तो वास्तविक रूप में तो हुंड्रू भी उससे भी ज्यादा सुंदर होगा। रांची से चलने वाला मुसाफिर का झरना पहुंचते तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहरकर टहलने की इच्छा होती है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे कि रांची से जब हुंड्रू की तरफ पहुंचने का जो मार्ग है, तो वहाँ पर जो पर्यटक जो होते हैं या मुसाफिर जो होते हैं, उस झरने तक पहुंचते समय जितने भी मैदान देखते हैं वहाँ वो इतने सुंदर और विलोभनीय होते हैं कि वहाँ पर जो मुसाफिर होते हैं वो कुछ समय के लिए ठहरने की इच्छा रखते हैं। ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं कि जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता हो, और बीच बीच में अर्थात जंगल बहुत ही सच में भयंकर होंगे, और उस जंगल को भयंकर जंगल को देखकर बाघ या बड़े बड़े जो हिंस्र प्राणी हैं वो खुद भी डर जाया करते होंगे। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि सब दर्शनीय और सब वर्णनीय है। चूंकि महीना अगस्त का था, इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। अब देखिए अगस्त महीना था तो जो खेत थे वो अनाजों से हरे भरे थे, तो वहाँ की जो धान थी अर्थात अनाज जो आए हुए थे उसकी हरियाली भी मन को आकर्षित कर रही थी। बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थरी छाती चिरकर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों को चहकती चिड़िया जिनकी चहक सुनने में आनंद आए। तो देखिए वहां पर लेखक कहते कि उसके हर स्थान मन को आनंदित आकर्षित करने वाली थी, चाहे वो पथरीली जमीन हो, पत्थर से बहने वाली पतली नदी हो, या फिर पेड़ों पर चहकती हुई चिड़िया हो, या मतलब हर चीज वहाँ की हर चीज मन को आनंदित करने वाली थी। इसलिए लेखक कहते कि सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। वहाँ हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है। अब देखिए वहाँ छोटा नागपुर के जो रहने वाले लोग थे, निवासी जो थे, वो बहुत ही सादे स्वभाव के थे, सीधे स्वभाव के थे, और उनकी रहन सहन भी बहुत ही स्वाभाविक थी, जिससे कि उनके वहाँ की कला, संस्कृति, सभ्यता यह सब उनके रहन सहन से बरस रहे थे। मार्ग में यो खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यो लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही है। तो अर्थात वहाँ पर हर तरह से संपन्नता ही संपन्न दिखाई दे रही थी। खेतों में भी अनाज फैले हुए थे, हरियाली दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर लेखक हर बात से कहना चाहते हैं कि वहाँ के लोग हर बात से संपन्न थे। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंड्रू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। तो इस प्रकार से प्रकृति का सुंदरता का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि वहाँ के रास्ते का जितना भी हमने देखा सुंदरता अवर्णनीय था, और इस प्रकार से हमने रांची से लेकर हुंड्रू तक का प्रवास किया, और जैसे ही हुंड्रू का झरना हमें दिखाई दिया तो मैंने मन ही मन सबसे पहले उसको वंदन किया, उसको प्रणाम किया। तो अब तक हमने इन परिच्छेदों में देखा कि छोटा नागपुर जो है वो हर तरह से संपन्न है, प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न है। उसी प्रकार से खनिज की देन उस स्थान पर मिली है, और वहाँ की जो सुंदरता है उसका वर्णन लेखक कर रहे, और वो करते समय लेखक कहते हैं कि मैं अगर भूलने की भी कोशिश करता हूँ तो भी मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ। अभी आगे भी हमें लेखक के इस यात्रा वृत्तांत को विस्तार से पढ़ना है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।